जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 23 अक्टूबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में 4 राज्यों गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में नोटरी की संख्या बढ़ाने की घोषणा किस मंत्रालय ने किया है। हाल ही में 4 राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में नोटरी की संख्या बढ़ाने के लिए घोषणा जो है किस मंत्रालय ने किया है? तो इसको किया है विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। किसने? विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय जो है इसने GSR 763E के तहत नोटरी संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है, जिसके अंतर्गत गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। यह संशोधन नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी नियम 1956 के अंतर्गत किया गया है। इसका उद्देश्य विस्तारित प्रशासनिक क्षेत्रों में कानूनी दस्तावेजीकरण सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करना है। इस संशोधन से कानूनी सत्यापन और प्रमाण प्रक्रियाओं को तेज और अधिक सुलभ बनाया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं आज के। तो हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना को हरा करके अपना पहला अंडर-20 फीफा विश्व कप खिताब जीता है? हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना को हरा करके अपना पहला अंडर-20 फीफा विश्व कप खिताब जो है जीता है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मोरक्को। कौन सा? मोरक्को ने। मोरक्को जो है इसने चिली में आयोजित अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 के फाइनल में अर्जेंटीना को 2-0 से हरा करके इतिहास रच दिया और अपना पहला विश्व कप खिताब जीता। इस जीत के साथ मोरक्को 2009 में घाना के बाद अंडर-20 विश्व कप जीतने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई। टीम के स्टार खिलाड़ी यासिर जुबैरी ने पहले हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों गोल दागे और मोरक्को की जीत सुनिश्चित की। यह जीत अफ्रीकी फुटबॉल इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण मानी जा रही है, क्योंकि मोरक्को ने पारंपरिक फुटबॉल दिग्गजों ब्राज़ील, फ्रांस और अर्जेंटीना को हराते हुए ये मुकाम हासिल किया है। आज का अगला प्रश्न है कि सितंबर 2025 में भारत के अवसंरचना उत्पादन में कितनी वृद्धि जो है दर्ज की गई है? सितंबर 2025 में भारत के अवसंरचना उत्पादन में कितनी वृद्धि जो है दर्ज की गई है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 3% की। कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 3% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के अनुसार सितंबर 2025 में भारत के अवसंरचना उत्पादन यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि मुख्यतः इस्पात, सीमेंट, बिजली और उर्वरक जैसे प्रमुख क्षेत्रों के सकारात्मक प्रदर्शन के कारण हुई है। अगस्त 2025 के लिए अंतिम वृद्धि दर को संशोधित करके 6.5% कर दिया गया है। अवसंरचना उत्पादन में वृद्धि यह संकेत देती है कि भारत की औद्योगिक गतिविधियों और निर्माण क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिर प्रगति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आज का कि ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में सोन गोकू की आवाज़ देने वाली किस प्रसिद्ध जापानी कलाकार को 2025 का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार दिया गया है? ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी जो है इसमें सोन गोकू की आवाज़ देने वाली किस प्रसिद्ध जापानी कलाकार को 2025 का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार जो है दिया गया है? तो ये है मसाको नोजावा। कौन है? मसाको नोजावा। देखिए, मसाको नोजावा जो है, जिन्होंने कि विश्व प्रसिद्ध एनीमे ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में मुख्य पात्र जो उसोनु गोकू है उसको अपनी आवाज़ दी, उन्हें जापान सरकार के द्वारा 2025 का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्रदान किया गया है। वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली जापान की पहली आवाज़ कलाकार बनी है। यह सम्मान जो है जापान में कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वालों को दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है 1951 में स्थापित किया गया था
और यह जापान के सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मानों में से एक है। इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेताओं को वार्षिक 3.5 मिलियन येन की आजीवन सरकारी पेंशन भी प्रदान की जाती है, जो कलाकारों को सम्मान और अस्थायी प्रेरणा का प्रतीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं आज के। तो 2025 के F1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? 2025 के F1 यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये है मैक्स वेरस्टेपेन। कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन जो है, इन्होंने F1 यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। यह उनकी हाल की 4 रेसों में तीसरी जीत रही, जिससे उनका सीजन जो है बेहद शानदार रहा। ऑस्टिन सर्किट पर आयोजित इस रेस में वेरस्टेपन ने शुरुआत से ही अपनी अप्रतिम गति और रणनीतिक नियंत्रण का प्रदर्शन किया। उन्होंने शनिवार की स्प्रिंट रेस भी जीती थी, जिससे उन्हें अतिरिक्त अंक मिले और उन्होंने लैंडो नॉरिस को 26 अंकों तथा ऑस्कर पियास्त्री को 40 अंकों से पीछे छोड़ दिया। पोल पोजीशन से शुरुआत करते हुए उन्होंने आसानी से रेस पर नियंत्रण बनाए रखा और अपने करियर की 68वीं जीत हासिल की। इस जीत के साथ वेरस्टेपन ने अपने दबदबे को और मजबूत किया और वह आधुनिक युग के सबसे सफल फार्मूला 1 ड्राइवरों में से एक बनते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आज का कि बंदी छोड़ दिवस जो है, बंदी छोड़ दिवस किस गुरु की रिहाई की याद में मनाया जाता है? बंदी छोड़ दिवस जो है किस गुरु की रिहाई की याद में मनाया जाता है? तो ये है गुरु हरगोबिंद साहिब जी। किनकी याद में? गुरु हरगोबिंद साहिब जी की याद में ये मनाया जाता है। बंदी छोड़ दिवस जो है 21 अक्टूबर 2025 को मनाया गया, जो कि अक्सर दिवाली के साथ आता है। यह दिन सिख समुदाय के लिए अत्यंत आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह उत्सव 1619 में ग्वालियर किले से जो है गुरु हरगोबिंद साहिब जी की रिहाई की स्मृति में मनाया जाता है। गुरुजी ने न केवल अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, बल्कि 52 हिंदू राजकुमारों को भी मुक्त कराया, जिन्हें मुगल सम्राट जहांगीर ने कैद करके रखा था। इस घटना को न्याय और मुक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी कारण से यह दिन जो है बंदी छोड़ दिवस कहलाया। गुरु हरगोबिंद जी का अमृतसर आगमन दिवाली के साथ हुआ था, जिससे यह दिन दिवाली और सिख इतिहास दोनों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अगर, तो हाल ही में किस दो देशों ने चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने हेतु महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किन 2 देशों ने चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने हेतु महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कौन से दोनों देश हैं? तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 23 अक्टूबर 2025 को एक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत 8.5 अरब डॉलर यानी कि $8.5 अरब मूल्य की खनिज आपूर्ति पाइपलाइन स्थापित की जाएगी, जिसका उद्देश्य चीन की निर्भरता को कम करना है और रणनीतिक खनिजों जैसे कि लिथियम, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की अस्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करना है। दोनों देशों ने अगले 6 महीनों के भीतर खनन, प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु प्रत्येक $1 अरब निवेश करने की घोषणा किए हैं। यह साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगी और हरित ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर बनाएगी। आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हाल ही में निधन हुए प्रसिद्ध हास्य अभिनेता गोवर्धन असरनी किस राज्य से जो है संबंध रखते थे? हाल ही में निधन हुए प्रसिद्ध हास्य अभिनेता गोवर्धन असरनी जो है ये किस राज्य से संबंध रखते थे? ये थे राजस्थान के। कहाँ के? राजस्थान के ये निवासी थे। प्रसिद्ध भारतीय हास्य अभिनेता गोवर्धन असरनी जो है इनका 84 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका जन्म 1941 में राजस्थान के जयपुर में हुआ। उन्होंने अपने करियर में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और भारतीय सिनेमा को हंसी और अभिनय की नई दिशा दी। असरनी ने 1966 में एक FTII से स्नातक किया था और शुरुआत में
आर्टिस्ट के रूप में कार्य किया। उनकी प्रसिद्ध भूमिका 1975 की फिल्म शोले में जेलर की थी, जिसे ब्रिटिश काल के संदर्भ में व्यंग्यात्मक ढंग से दिखाया गया था। यह किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार हास्य पात्रों में गिना जाता है। उन्होंने अपने करियर में हास्य के साथ साथ गंभीर भूमिकाएं भी निभाई और अपने बहुमुखी अभिनय से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को गहरा प्रभाव छोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में टाइटेनियम और सुपर अलॉय सामरिक संयंत्र का उद्घाटन किया? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में टाइटेनियम और सुपर अलॉय सामरिक संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने उद्घाटन किया है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में इन्होंने उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है इन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित सामरिक सामग्रियों की प्रौद्योगिकी परिसर में टाइटेनियम और सुपर अलॉय सामरिक संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र 1000 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित किया गया है और लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस संयंत्र की स्थापना का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उच्च गुणवत्ता वाले टाइटेनियम मिश्र धातु का उत्पादन करना है, जो मिसाइलों, विमानों और नौसैनिक प्रणालियों में उपयोग की जाएगी। इसके अतिरिक्त पीटीसी इंडस्ट्रीज और भारत टाइटेनियम लिमिटेड ने गणनात्मक प्रणालियों, निर्देशित बमों और एयर इंजन निर्माण हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। यह पहल जो है भारत के आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न को मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये था आज का मुख्य करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आज के सभी प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, धन्यवाद।